नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। हम सब शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे करना चाहते हैं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन निवेश कहां पर करें? लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, फाइनेंस सेक्टर में, IT सेक्टर में, FMCG सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में? कितने शेयर्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए? कौन से शेयर में कितना पैसा लगाना चाहिए? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और एक आम आदमी जो कि अपना पहला 1 लाख रुपए शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, इन कंफ्यूजन के चलते वो निवेश नहीं करता, या तो फिर निवेश करते वक्त बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स करता है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। एक आम आदमी, एक आम रिटेल निवेशक जिसके पास कोई बड़ी फाइनेंस की डिग्री नहीं है, जिसके पास मार्केट का कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने दम पर अपना शेयर पोर्टफोलियो वो कैसे बना सकता है और उसे कैसे मैनेज करके अपने गोल्स को पूरे कर सकता है। तो जब भी हम शेयर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि कौन से स्टॉक्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। तो जनरली कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने हैं ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कहां पर ग्रोथ हमें मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। लेकिन जब हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम हमारे पोर्टफोलियो का बेस बना रहे हैं, कोर पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो कोर पोर्टफोलियो में हमें ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करना है जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, हमारे इंडियन कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो सबसे बड़ी कंपनीज है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और वन बाय वन उसे चेक करना है। ये हो गया हमारा स्टेप 1 कि कौन से स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया फिक्स हो गया। अब यहाँ पर 1 लाख के हिसाब से आपको ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीदने, 10-15 स्टॉक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 5 से 6 स्टॉक बहुत हो गए, उससे ज्यादा स्टॉक्स ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो 1 लाख के कैपिटल के हिसाब से हमें 5 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। जो टॉप कंपनी है हमारे पास वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। रिटेल में है, डिजिटल में है, टेलीकॉम में है, पेट्रोकेमिकल्स में, O2C बिजनेस इनका दिखाई पड़ता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री बेहतरीन कंपनी है, टॉप कंपनी दिखाई पड़ती है, तो यहां पर हम निवेश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा TCS जो कि IT कंपनी की टॉप कंपनी है, यहां पर निवेश करेंगे। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर में टॉप कंपनी है, यहां पर निवेश करेंगे। इन्फोसिस है, तो क्या यहां पर फिर से हमें निवेश करना है? यहां पर हमें निवेश नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी IT सेक्टर से TCS को सिलेक्ट कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना है लेकिन डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप 5 to 6 कंपनीज आपने सिलेक्ट कर ली, डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पर हम निवेश करेंगे। FMCG कंपनी बनकर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर ICICI बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, SBI, ये जो सारे हैं फाइनेंस सेक्टर्स हैं। हमने ऑलरेडी HDFC बैंक को सिलेक्ट किया है। भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें, ये टेलीकॉम है। रिलायंस इंडस्ट्री में हमने इनडायरेक्टली टेलीकॉम में भी निवेश किया। कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंस है। विप्रो की बात करें तो IT सेक्टर से आता है। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो हमने रिलायंस में निवेश किया है तो इनडायरेक्टली वहां पर भी निवेश हो जाता है। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स, तो ये पेंट सेक्टर में बेहतरीन कंपनी है, तो यहां पर हम निवेश करने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे 5 स्टॉक जिसे मैंने सिलेक्ट किया है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। हमने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर दिया। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसी हिसाब से सारे प्राइसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। हमने हर एक शेयर में ऑलमोस्ट 20% का इन्वेस्टमेंट किया है। एशियन पेंट्स में देखिए 19% का एलोकेशन है, HDFC बैंक में 21%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 19%, रिलायंस इंडस्ट्री में 19.6% और TCS में 20.7%। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टॉक में आपको 20% का एलोकेशन नजर आता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 एलोकेशन। हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया और उसमें स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। अब है हमारा एलोकेशन। तो एलोकेशन हमने 1 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से इक्वल रखा है। पांचों स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 20% का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट 20% आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या अभी पोर्टफोलियो बनाकर छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पोर्टफोलियो को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ना है, इसका एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। कंपनी ने कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, पिछले कुछ सालों में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसे देखना जरूरी है। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 5 ईयर में 242% के शानदार रिटर्न्स हैं। HDFC बैंक 159% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 188% के रिटर्न्स, रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा 394% के रिटर्न्स, TCS ने
222% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन पांचों कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अपने इंडस्ट्री को ये लीड करते हुए नजर आए हैं। पोर्टफोलियो वर्सेस म्यूचुअल फंड, हमारा जो पोर्टफोलियो है और जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें क्या डिफरेंस है ये जानना भी जरूरी है। अब यहाँ पर हमने स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में निवेश नहीं किया, हमने सिर्फ जायंट कैप्स में निवेश किया है, क्योंकि हम अभी अपने पोर्टफोलियो का कोर बना रहे हैं। कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड्स आप देख पाएंगे उन्होंने भी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जायंट कैप्स में ही किया है। पीई रेशियो के बारे में बात करें, हमारे पोर्टफोलियो का पीई रेशियो 39 है, दूसरे म्यूचुअल फंड्स का आपको 38, 28, 23, 34 दिखाई पड़ता है। तो पीई रेशियो हमारा ज्यादा है। तो क्या पोर्टफोलियो खराब हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहां पर एनालाइज करना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो का पी रेशियो आपको ज्यादा क्यों नजर आता है। हमने जो कंपनी सिलेक्ट की है उसमें सबसे पहली एशियन पेंट्स मार्केट, एशियन पेंट्स और पूरे पेंट सेक्टर को महंगा पी रेशियो देती है क्योंकि यहां पर ग्रोथ ज्यादा नजर आती है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर को भी महंगा पी रेशियो नजर आता है। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर पूरा मार्केट ही पूरे सेक्टर को महंगा पी रेशियो दे रहा है, इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो का पी रेशियो महंगा होता हुआ नजर आया। जबकि दूसरे कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें, उन्होंने सिर्फ जायंट कैप में पैसा नहीं डाला, लार्ज कैप में, मिड कैप्स में भी डाला है, इसीलिए आपको ये पी रेशियो में डिफरेंस नजर आता है। तो समझने की कोशिश करनी है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सीधा ऐसा नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो खराब हो गया, सिर्फ ये म्यूचुअल फंड सही है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें, नेट सेल्स देखिए 27% बढ़ चुकी है, अच्छी बात है। एचडीएफसी बैंक 4% का ग्रोथ है, एचयूएल में आपको 7% का ग्रोथ दिखाई पड़ता है, रिलायंस में 21%, टीसीएस में 3%। यहां पर जो पॉजिटिव नजर आते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए नेगेटिव्स पर कि वो नेगेटिव क्यों आया है। भाई जब भी पोर्टफोलियो में कोई खराब स्टॉक होता है उससे जल्दी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.6% गिरता हुआ नजर आया एशियन पेंट्स के बेसिस में। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या कंपनी में कोई खराबी है या फिर ओवरऑल यही माहौल चल रहा है? तो ऑफ कोर्स ओवरऑल यही माहौल चल रहा है। कंपनी पर्टिकुलरली कोई खराब काम नहीं कर रही है जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा नीचे आ चुके हैं। फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, दूसरे सारे कॉस्ट बढ़ गए हैं, इसीलिए आपको मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिला और पूरे सेक्टर में देखने को मिला है। तो हाँ, एशियन पेंट ही नहीं, पूरे पेंट सेक्टर में ये इंपैक्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो कोई इश्यू नहीं है, पूरे सेक्टर के साथ ही चल रहा है। तो ये सेक्टर में आपको फिलहाल ये डिसरप्शंस देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक में मामूली गिरावट है 1.71% की, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री में आपको 1.24% की गिरावट नजर आती है, तो यहाँ पर एक ओके गिरावट दिखाई पड़ती है। शेयर होल्डिंग एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम टू टाइम शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना चाहिए। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें, कहीं पर भी एक्चुअली प्रमोटर में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाई पड़ता है 0.84% का, इंश्योरेंस में 0.54% कम हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईआईस ने भी क्या किया, तो एफआईआईस आप देख पाएंगे 1.16% कम हो चुकी है उनकी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1% से कम हो चुकी है, जो कि एचडीएफसी बैंक के हिसाब से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो उसका रीजन क्या है? तो फिलहाल एफआईआईस कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही सेलिंग की है, पूरे जो ये प्राइवेट बैंक सेक्टर है वहां पर एफआईआईस का ज्यादा निवेश होता है। फिलहाल एफआईआईस सेलिंग करते जा रहे हैं, तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक में आपको पर्टिकुलरली यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईआईस ने होल्डिंग कम कर दी है। इसमें कोई बड़ा फंडामेंटल इशू फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। ये सारी चीजें अपने पोर्टफोलियो में एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस कि कैसा हमारा ये परफॉर्मेंस है पोर्टफोलियो का। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपोजर की तरफ। एक्सपोजर कितना है? की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो का जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वेल डाइवर्सिफाइड नजर आता है। बहुत ही अच्छी बात है, वेल डाइवर्सिफाइड होना भी चाहिए। ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नजर आता है, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। रिस्क रिटर्न के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में हमारा जो रिस्क रिटर्न है बिलो एवरेज नजर आता है। ये रिस्क रिटर्न क्या है इसे भी समझेंगे। हमारा पोर्टफोलियो का पीई रेशियो 39.25 है। तो अब यहाँ पर एक्सपोजर के बारे में बात करें, एक है एसेट वेटेज, ये हमारा कितना पैसा एक स्टॉक में लगा है वो है एलोकेशन, एसेट वेटेज हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा रिस्क वेटेज कि भाई रिस्क
रिस्क के हिसाब से आपने एक स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो रिलायंस में आप देख पाएंगे रिस्क वाइज 25.7% का हमारा रिस्क वेटेज है, एचयूएल में जबकि हमारा 15.89% नजर आता है। तो यही वो रीजन है कि क्यों हमें यहाँ पर रिस्क रिटर्न बिलो एवरेज नजर आता है, क्योंकि हमारा जो रिस्क वेटेज एक स्टॉक में ही 25% का होता हुआ नजर आया। ये एक पॉसिबल रीजन है कि क्यों हमें यहाँ पर बिलो एवरेज म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिस्क रिटर्न दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। रेवेन्यू बाय रीजन आप देख सकते हैं, हमारा जो जितनी भी कंपनीज हैं उनका टोटल रेवेन्यू अगर हम निकालेंगे तो 69.19% का रेवेन्यू एशिया से आता है और पर्टिकुलरली इंडिया से 68.61% का आता है। तो यहाँ पर क्लियरली ऑफ कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा कि सारी जो मेजर कंपनीज हैं इंडिया बेस्ड है, तो ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही आएगा, इसीलिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हमें कॉन्सेंट्रेटेड नजर आता है। टीसीएस में आप भी देख पाएंगे 10.35% का नॉर्थ अमेरिका से आता है, इसलिए ओवरऑल आपको एक ओके ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमारा टोटल पोर्टफोलियो कितना पैसा कमाना है, कंपनी की बात नहीं हो रही है, पोर्टफोलियो की बात हो रही है। तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में 18.83% का रेवेन्यू पेंट एंड कोटिंग से आता है। अब पेंट एंड कोटिंग में भी डेकोरेटिव कोटिंग से 98% और इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2% का आता है। एफएमसीजी के बारे में बात करें तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो जितना रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसमें से 14.9% का एफएमसीजी से आता है, उसमें भी पर्सनल केयर से 56.4% और हाउस होल्ड केयर से 43.6% का रेवेन्यू पूरे एफएमसीजी में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे काफी ज्यादा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है। कोरिलेशन मैट्रिक्स के बारे में बात करें, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपके जो कोई भी दो स्टॉक्स हैं, टोटल 5 स्टॉक है हमारे पास, उसमें से कोई भी 2 स्टॉक्स एक साथ ऊपर जाएंगे या एक साथ नीचे आएंगे, उसमें चांसेस क्या है, कोरिलेशन क्या है एक साथ ऊपर जाने के, एक साथ नीचे आने के। तो ये जो बॉक्स है 1 दिखाई पड़ता है, एशियन पेंट्स इनटू एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट तो ऑफकोर्स साथ ही ऊपर जाएगा एशियन पेंट के साथ। तो यहाँ पर अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स 0.33 दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर 1 से काफी ज्यादा दूर है। एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स साथ में कोई मूवमेंट दिखाएंगे, साथ में ऊपर या साथ में नीचे आएंगे, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो कोई वन डायरेक्शन में एक ही साथ आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा। रिलायंस इंडस्ट्री और एचयूएल के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको माइनस नजर आता है, -0.01 का आपको दिखाई पड़ता है। उसका मतलब है चांसेस ये ज्यादा है कि जब रिलायंस ऊपर जाएगा तो एचयूएल नीचे आएगा, एचयूएल ऊपर जाएगा तो रिलायंस आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो हमारा पोर्टफोलियो को रिलेशन के टर्म में काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड नजर आता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा को रिलेशन हो चुका है और एक साथ सब कुछ ऊपर जा रहा है, एक साथ नीचे आ रहा है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब सेक्टरल रोटेशन होता है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर जब ऊपर जाता है तब तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत खुश होगा, लेकिन जब उस सेक्टर में प्रॉब्लम्स आएगी 6 महीने 1 साल के लिए, अगर वो सेक्टर थोड़ा पानी में बैठ जाएगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी आपको पानी में बैठता हुआ नजर आएगा। तो अच्छी बात है कि हमारा यहाँ पर कोई भी ऐसी कंपनीज नहीं है जो कि एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड दिखाई पड़ती हो। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4 कि हमारा एक्सपोजर कितना है। अब यहाँ पर आगे हमें कोई चेंजेस करना है। सपोज हमें एक स्टॉक ऐड करना है, अपना कैपिटल बढ़ गया, अपने पास कहीं से पैसे आए हैं, हम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली मंथली बेसिस पे करते जा रहे हैं, अभी आपके पास सपोज और 50,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए आ चुके हैं, एक स्टॉक और ऐड करना चाहते हैं, यही स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें, उससे बेहतर आपने ये समझा कि एक और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं। सपोज आपने बजाज फाइनेंस को सिलेक्ट किया, बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बजाज फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 20,000 रुपीज का, तो उससे आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो सकते हैं ये भी एक बार जानना जरूरी होता है, एनालाइज करना जरूरी होता है। फाइनेंशियल रेशियोज देखिए, आपका जो 39 का पीई रेशियो फिलहाल के पोर्टफोलियो का है, अगर आप 20,000 रुपए बजाज फाइनेंस में निवेश करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो का पीई रेशियो 43 हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि कम हो जाएगा, 19 हो जाएगा अगर आप बजाज फाइनेंस को ऐड करते हैं। ये करंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं और ये न्यू फाइनेंशियल रेशियोज अगर आप बजाज फाइनेंस में 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से बढ़कर 32% हो जाएगा, ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17%
0.47 से स्लाइटली कम होकर 17.32% हो जाएगा। तो कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से 0.2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। वार के बारे में बात करें तो ये वार मतलब है वैल्यू एट रिस्क, कि आपका पोर्टफोलियो जनरल मार्केट के हिसाब से कितना ज्यादा ऊपर नीचे होगा। ये वॉलेटिलिटी के बारे में है, इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। हमें यहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में बात करना है। रिस्क एक्सपोजर के बारे में बात करें तो करंट रिस्क एक्सपोजर हमने देखा था कि रिलायंस में सबसे ज्यादा था। तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं बजाज फाइनेंस में 20,000 रुपीज का, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिस्क वेटेज है आपको कम होता हुआ नजर आएगा, और बजाज फाइनेंस का ऑफकोर्स रिस्क वेटेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 25% का। बाकी स्टॉक से रिस्क वेटेज कम हो जाएगा, रिस्क एक्सपोजर कम हो जाएगा। आपने जो स्टॉक ऐड किया है वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रोडक्ट एक्सपोजर के बारे में बात करें तो फिलहाल हमने देखा था कि पेंट एंड कोटिंग से 18.33% का रेवेन्यू आता है। अगर हम बजाज फाइनेंस को ऐड करते हैं तो वो कम होकर 15.71% हो जाएगा। तो कहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर अदर्स में दिखाई पड़ता है। तो अदर्स में 13.34% का रेवेन्यू इंक्रीज हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, बाकी जितना भी प्रोडक्ट है, उसका एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियो में कम हो जाएगा। ज्योग्राफी एक्सपोजर के बारे में बात करें, बजाज फाइनेंस का ज्यादातर बिजनेस इंडिया से ही आता है, इसीलिए हमारा जो एशिया का एक्सपोजर है वो एक्चुअली बढ़ जाएगा, 74% होता हुआ नजर आएगा। कोई मेजर इशू मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम यहाँ पर अगर इंडियन स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो उसका एक्सपोजर आपको इंडिया में ही ज्यादा नजर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक्सपोजर ज्यादा ही रहने वाला है, उसमें यहाँ पर कोई डरने वाली बात नजर नहीं आती। लार्ज मिड स्मॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बजाज फाइनेंस है वो भी एक जायंट कैप है, तो मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। को रिलेशन के बारे में बात करें तो यहां पर आपको एक मेजर चेंज नजर आता है कि बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक हाईली कोरिलेटेड है। दोनों ही फाइनेंस सेक्टर्स हैं, उनका को रिलेशन कोएफिशिएंट 0.79 है। तो चांसेस हैं कि दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ दोनों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपके पोर्टफोलियो में जो डेली M2M होगा, आपका जो डेली पोर्टफोलियो 1% ऊपर गया या नीचे गया, वो जो चेंजेस होंगे वो वन साइडेड आपको इफेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही भारी मात्रा से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये हो गया कि जब आप नए स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो भी आपका एनालिसिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नए स्टॉक को ऐड करने से क्या चेंजेस हो सकता है, फाइनेंशियल रेशियोज में आपके पूरे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक्सपोजर कहां पर बढ़ सकता है, ज्योग्राफिकल एक्सपोजर देखना जरूरी है, प्रोडक्ट एक्सपोजर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये मैंने आपको एक वेबसाइट पे दिखाया है, तिजोरी फाइनेंस पे। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर आपको खरीदना ही खरीदना है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है, एक वेबसाइट है जहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो मैंने भी इसको एक यूज किया कि आपको मैं बता पाऊं कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए। यहां पर वेटेज पर हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है स्टॉक सिलेक्शन, कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। हम कोर पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, पहला खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहला 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो स्टॉक सिलेक्शन में ज्यादा सोचने की अभी फिलहाल के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो में बेस्ट स्टॉक्स होने चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स होने चाहिए। तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में ही हमने 2-3 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, वेल डाइवर्सिफाइड 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना दिया। उसके बाद एलोकेशन में हमने 20% का एलोकेशन कर दिया। उसके बाद हमने देखा परफॉर्मेंस एनालिसिस कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये टाइम टू टाइम आपको देखना है, आप क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हैं, 6 महीने पे देख सकते हैं, 1 साल पे भी देख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप कितना टाइम अपने पोर्टफोलियो को दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर देखना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो एक ही प्रोडक्ट है जहां से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। बाय चांस यहां पर ऐसा होता है कि सपोज फाइनेंस से यहां पर 40% का रेवेन्यू आता है और ऐसा आरबीआई कोई गाइडलाइन लेकर आती है जिससे कुछ भी चेंजेस हो सकता है। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि कुछ हो गया तो रेवेन्यू में आपको डिक्रीज देखने को मिल सकता है, यहाँ पर रेवेन्यू पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके कारण पोर्टफोलियो में भारी गिरावट हो सकती है। ये सारी चीजें देखना जरूरी है। रेवेन्यू बाय रीजन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक्स में, तो आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इसका जो रेवेन्यू रहेगा वो इंडिया से ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला।
जब भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया स्टॉक ऐड करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज आप टीसीएस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 30,000 का निवेश करना चाहते हैं, तो भी आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि आपका न्यू एलोकेशन क्या है। अब देखिए न्यू एलोकेशन टीसीएस में अगर आप 30,000 लगा देंगे तो 27% का हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको नए स्टॉक्स ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है तिजोरी फाइनेंस ये खरीदना ही खरीदना है, आप बाकी एक्सेल शीट पे भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही इजीली वहाँ पर आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे जो 5 स्टेप है, स्टॉक सिलेक्शन विद डाइवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट है एलोकेशन का ध्यान रखना, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एनालिसिस, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर कहाँ पर है, और बाय चांस हम कुछ नेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, स्टॉक में ऐड करना चाहते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पर रह सकता है, ये हमें देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं ये कभी ना कभी ऊपर नीचे तो ऑफकोर्स होंगे, स्टॉक मार्केट है, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये वेटेज हमेशा सेम नहीं रहने वाला। एशियन पेंट का वेटेज आज खरीदते वक्त 19.22% है, लेकिन बाय चांस एशियन पेंट्स यहाँ से 3200 से बढ़कर 4200 हो गया और बाकी स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, ऐसा अज्यूम करते हैं, तो एशियन पेंट्स का जो वेटेज है 19% से बढ़ जाएगा, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एशियन पेंट्स का ज्यादा रहा है, तो एशियन पेंट्स की यहाँ पर जो वेटेज है बढ़ जाएगी, तो उसे रीबैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये रीबैलेंसिंग कब करना है, रीएलोकेशन कब करना है, तो ये अपने हिसाब से कभी भी नहीं करना कि आज कर लिया अभी मार्केट ऊपर है नीचे, तभी नहीं करना। एक फिक्स टाइम आपको सिलेक्ट करना चाहिए, तभी आपको ये रीएलोकेशन करना चाहिए। हर 6 महीने करना चाहते हैं आपकी मर्जी, हर 1 साल करना चाहते हैं आपकी मर्जी, 6 महीने या 1 साल ये एक अच्छा टाइम फ्रेम है। 6 महीने में करना चाहते हैं 6 महीने में कर सकते हैं, वरना 1 साल भी काफी इनफ टाइम है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट आपको सिलेक्ट करनी है, सपोज 1 जनवरी को आप कर रहे हैं, या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग को आप करना चाहते हैं, या फिर अपने बर्थडे पे करना चाहते हैं, ऐसे एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए और हर साल आपको यहाँ पर रीबैलेंसिंग करना चाहिए। ऐसे आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रख पाएंगे, बार बार आपको यहाँ पर एलोकेशन चेंज करने का मन नहीं होगा, और जो परफॉर्मिंग स्टॉक है उसे थोड़ा टाइम भी देंगे परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद ही आप रीएलोकेशन करेंगे। इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। समरी अगर मैं दूं तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे जाना है, कोर पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, डाइवर्सिफाइड रखना जरूरी है, एलोकेशन का ध्यान रखना है। कोर पोर्टफोलियो 1 लाख का बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से 20% का वेटेज हर एक स्टॉक को बहुत हो जाएगा। अगर आप एक आध स्टॉक खरीदना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, ठीक है आपकी मर्जी है, टाइटन सिलेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर में हो गया, तो ऐसे आपका वेटेज हर एक स्टॉक में 20% से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 16-17% के आसपास हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपोजर कितना है हर एक स्टॉक में। आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे क्या चेंज आएगा, और हर साल पे या फिर हर 6 महीने पे यहाँ पर आपको रीएलोकेशन करना है, अपने वेटेज को वापस अपने ओरिजिनल लेवल पर लेकर आना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे वीडियोज आपको चाहिए नहीं चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो मुझे पता चलेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।